तो जैसा कि आप सबों का एग्ज़ामिनेशन बहुत सामने आ चुका है, तो आज हम फिर से रिवीजन सीरीज़ का मतलब 10th का चैप्टर नंबर 3 जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर्स में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब धातु और अवधातु क्या होते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। एग्ज़ाम पर्पज़ से ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और लगभग लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस इससे आते हैं। ठीक है, अब हम चालू करते हैं ये चैप्टर को। तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है, ये है चैप्टर का नाम हमारा। और अगर प्रिसाइज में देखें तो अभी तक हम लोग जो है 118 एलिमेंट्स को जानते हैं। ठीक है, उसमें 19 जो है मेटल्स हैं और 22 नॉन मेटल्स और कुछ मेटलॉइड्स एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं अर्थ पर। ठीक है, तो मेटल्स का एग्जांपल अगर देखें हम तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम एक्सेट्रा मेटल्स के एग्जांपल हैं। उसी प्रकार नॉन मेटल्स के अगर एग्जांपल देखें तो जैसे जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडीन, ये सारे नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं और इसीलिए इनको पढ़ना तथा इनके बारे में जानकारी रखना हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इंफॉर्मेशन अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ इफ़ यू लुक इनटू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, अगर हम देखें कि मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं तो हम देखते हैं कि सॉलिड होते हैं। मेटल्स जो हैं जनरली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। इसका लेकिन एक एक्सेप्शन है, मरकरी। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड या एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हो गया मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी कि मेटल्स सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्शन के मरकरी, मरकरी एक्सेप्शन के साथ। ठीक है, अभी और दूसरा प्रॉपर्टी है कि वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मीन्स कि उनको वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो हमारे घर में जो वायर यूज़ होता है उसमें जनरली जो वायर्स होते हैं या तो एल्युमिनियम या फिर कॉपर के बने होते हैं। मेटल्स थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल का है कि वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मीन्स उनको सीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, फिर सोनोरस होते हैं, मीन्स सोनोरस दैट इज़ प्रोड्यूस साउंड। अगर मेटल्स को पीटा जाए या हथौड़े से मारा जाए तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स लस्चरस होते हैं, मीन्स नेचुरल साइन होता है उनमें, चमकदार होते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, मीन्स उनको अगर खौलाना है या उबालना है मेटल्स को तो वो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स उनका होता है। सीजियम और गैलियम जो मेटल्स हैं उनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। एक्सेप्शन है सीजियम और गैलियम जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मीन्स दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन अ वेरी गुड कंडीशन। मीन्स कि वो कंडक्ट करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। सिल्वर और कॉपर जो हैं वो बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं और इसमें एक्सेप्शन है कि एक्सेप्ट लीड और मरकरी और लीड जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, मेटल्स के जनरली हाई डेंसिटी एलिमेंट्स हैं, मीन्स उनका जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वेरी लो रहता है और डेंसली पैक्ड आइटम्स और मॉलिक्यूल्स रहते हैं। पोटेशियम, इनका एक एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शंस हैं, सोडियम और पोटेशियम, जो कि नाइफ से कट हो सकते हैं, दैट इज़ दे हैव लो डेंसिटी। तो यहाँ हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स का। मेटल्स सॉलिड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल, सोनरस, लस्चरस होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, गुड कंडक्टर होते हैं और हाई डेंसिटी होता है मेटल्स का। दिस ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नाउ लेट अस लुक इनटू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ओके, अब हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला है कि नॉन मेटल्स सॉलिड और गैस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और
ब्रोमीन इज लिक्विड, और लिक्विड भी हो सकता है। तो हमने देखा कि मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन नन मेटल जो हैं वो सॉलिड, गैस और लिक्विड तीनों में हो सकते हैं। जनरली वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है, दैट ग्रेफाइट इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट जो कि गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, ठीक है, जो कि एक कार्बन का फॉर्म है। नाउ मेटल्स आर जनरली नॉन सोनरस, मीन्स अगर उनको हथौड़े से पीटा जाए तो वो साउंड भी नहीं निकालते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। फिर नॉन लस्चरस होते हैं, मीन्स चमकदार नहीं होते, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है आयोडीन, जो कि लस्चर होता है, ठीक है। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, हमने मेटल एंड नॉन मेटल्स में ही पढ़ा था कि जो मेटल्स है ना वो बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जैसे MgO, वाइल जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जैसे एसिड रेन, ठीक है। नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, और जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा मेटल्स के बारे में, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। Now we move towards chemical properties of metal. Now first, reaction with air. Reaction with air. Metals burn in air. अगर metals को air में burn किया जाए, they react and don't react with air. तो वो रिएक्ट भी कर सकते हैं और रिएक्ट नहीं भी कर सकते हैं। अगर रिएक्ट किया मेटल, ठीक है, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन जो है मेटल ऑक्साइड देता है। मीन्स इफ वी बर्न मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन वी गेट मेटल ऑक्साइड, देन वी गेट मेटल ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड हो जाएगा। नाउ सम metals like sodium and potassium are kept immersed in kerosene oil. कुछ मेटल्स ये हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम जो हैं उनको केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव। और अगर उनको अगर बाहर निकाल दिया जाए ना तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के फायर कैच कर लेते हैं, ठीक है, उनमें आग लग जाती है, इसीलिए उनको केरोसिन में ऑयल में डुबा करके रखा जाता है। कुछ मेटल्स जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड जो हैं वो बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं एयर के साथ में, ठीक है, तो स्लोली रिएक्ट करते हैं और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड्स का फॉर्म कर लेते हैं, जिससे ये जो है ना अगर ज़्यादा दिन तक एयर में भी रह जाए, बाहर रह जाए, तब भी कोरोजन इनमें नहीं होता है। मैग्नीशियम कैन बी बर्न इन एयर विथ अ वाइट डेजलिंग लाइट टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं एयर में तो हमें क्या मिलता है, एक वाइट डेजलिंग लाइट, ठीक है, मिलता है और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन और कॉपर डोंट बर्न इन एयर बट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। एयर आयरन और कॉपर जो है वो जलते नहीं हैं, ठीक है, जलते नहीं हैं, लेकिन वे ऑक्सीजन के साथ क्या कम फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। व्हेन हीटिंग आयरन फिलिंग्स बर्न देर व्हेन स्पार्कल्ड ओवर फ्लेम। लेकिन आयरन को अगर बहुत छोटे टुकड़ों में किया जाए बारूद के फॉर्म में तो वो जलता है अगर फ्लेम में डाला जाए तो, और स्पार्क करता है, ठीक है, स्प्रिंकल अगर हम उसको फ्लेम में करेंगे तो वो जलता है, ठीक है। नाउ मेटल्स विथ लाइक सिल्वर्स, प्लैटिनम और गोल्ड डोंट बर्न और रिएक्ट विथ एयर। मेटल जैसे सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड हैं वे एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और ना ही जलते हैं, ठीक है, डोंट बर्न एंड रिएक्ट विथ एयर। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो जितने नेकलेस होते हैं ना, नेकलेस जितने होते हैं, नेकलेस जो होते हैं वो जनरली सिल्वर और गोल्ड के होते हैं। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर।
मतलब अगर उनको पहना भी जाए ना तो उनमें कोई चेंज नहीं आता है, उनका साइन और जो क्वालिटी रहता है ना वो मेंटेन रहता है, वो कोरोड नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए उनका नेकलेस भी बना जाता है। मीन्स द सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ, ऑलमोस्ट डू नॉट रिएक्ट विथ एयर और डू नॉट बर्न इन एयर। ओके, अब हम देखते हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स और मेटल ऑक्साइड। जब मेटल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न हो रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहे हैं वो है, ठीक है। जैसे सोडियम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो सोडियम ऑक्साइड बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही कॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। हमने मेटल ऑक्साइड देख लिया। नाउ लेट अस सी अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? वैसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करें और फॉर्म करें सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट बोथ विथ एसिड्स एज वेल एज बेस और फॉर्म करते हैं वाटर एंड साल्ट। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं कुछ Al3CO, Al3O3 एंड ZnO, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, इसके एग्जांपल, अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं कि जैसे जब एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, उसको HCl के प्रेजेंस में बर्न किया जाए, ठीक है, रिएक्ट किया जाए तो वो LCl3 और H2O देता है। उसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब NaOH मीन्स जब बेस के साथ रिएक्ट किया जाए तब भी वो साल्ट दे रहा है और वाटर दे रहा है, ठीक है। तो ये था। अब रिएक्शन विथ वाटर, अगर मेटल्स को हम वाटर के साथ रिएक्ट करें तो हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। नौ मेटल्स को अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए और स्टीम के साथ रिएक्ट किया जाए, और जैसे इसके एग्जांपल्स है, जैसे कुछ मेटल्स जो है ना सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मीन्स वो तभी रिएक्ट करेंगे जब हम उसको गर्म पानी देंगे। जैसे मैग्नीशियम ठंडे पानी में रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन मेटल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम हो गए, ये हमने पहले भी पढ़ा हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट कर जाते हैं। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर में ही रिएक्ट कर जाता है। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो सिर्फ स्टीम मीन्स भाप रूप, पानी का भाप एवोपोरेशन के दौरान ही रिएक्ट करते हैं, जैसे आयरन और एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम। नौ फिर से वही एग्जांपल्स हैं सारे, आप एक बार देख लेंगे। इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है ना तो वो क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं। कहाँ पे? सरफेस में, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बबल्स फॉर्म हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस के, जो कि उसके सरफेस से ही स्टिक करके रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं बबल्स हाइड्रोजन गैस के। किसमें? कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जब वो वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ठीक है, वो फ्लोट करते रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं। फिर एल्युमिनियम और आयरन जब वाटर के परसेंट में तो वही हाइड्रोजन गैस देंगे और साथ में अपना। नाउ ट्राई बैलेंसिंग दिस केमिकल इक्वेशंस योरसेल्फ। अब हम बैलेंसिंग देखते हैं केमिकल इक्वेशंस के, कैसे बैलेंस किए जाते हैं, मतलब कैसे बैलेंस होते हैं वो आप ट्राई करना, ठीक है। अब हम थर्ड फॉर्म में देखते हैं कि रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड को हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में, जिसमें एसिड बेस और साल्ट्स के बारे में बात किया गया है। तो डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जिसमें H+ आयन का कंसनट्रेशन जो है वो वेरी लो रहे। ऐसे एसिड्स जिसमें H+ आयन्स का कंसनट्रेशन लो रहे वो डाइल्यूट एसिड होते हैं। तो मेटल को जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होते हुए पाया जाता है। नाउ metals react with dilute hydrochloric acid and dilute sulfuric acid to form salt and hydrogen gas। वही है कि जब मेटल और डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेगा तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब आयरन
Fe को हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो FeCl2 मीन्स साल्ट दे रहा है, FeCl2 साल्ट दे रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, तो निकल रहा है उससे। उसी प्रकार जिंक को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करें तो ZnCl2 प्लस H2O गैस देगा, H2 देगा, हाइड्रोजन गैस। नाउ अगर हम देखें कॉपर, मरकरी और सिल्वर, तो ये जो है ना वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। मेटल मतलब कॉपर, मरकरी, सिल्वर ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है ना क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, ओके, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। पहले भी हमने पढ़ा है कि सिल्वर बहुत कम रिएक्ट करता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस जो है जो प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ये जो हाइड्रोजन गैस है ना जो प्रोड्यूस हुआ है वो ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब मेटल जो है रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीशियम रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जो मैग्नीशियम है ना वो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट मीन्स डाइल्यूट से भी और ज़्यादा डाइल्यूट, मतलब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ भी जो है ना कंसनट्रेशन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे मैग्नीशियम HONO3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस सॉल्व होते हुए पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेटल्स रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ अदर मेटल साल्ट्स, कि रिएक्शन मेटल्स का कैसे होता है दूसरे मेटल्स साल्ट्स के साथ, ठीक है। तो मेटल ए है और साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, मेटल बी साल्ट सॉल्यूशन उसका, अगर एक मेटल है उसको हम मेटल बी के साल्ट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए मिल जाएगा और मेटल बी अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, हर मेटल इक्वली रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। नाउ जो मेटल्स लेस रिएक्टिव रहेंगे ना, लेस रिएक्टिव रहेंगे वो जो है रिप्लेस्ड हो जाएंगे किसके द्वारा? जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल्स will be displaced from its compound by highly reactive metals, और यही जो है बेसिस फॉर्म करता है रिएक्टिविटी सीरीज का मेटल्स का, ठीक है। तो अब हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं मेटल्स का। रिएक्टिविटी सीरीज इज द लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज, मीन्स डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो मेटल्स अरेंज्ड ऐसे है कि उनका ऑर्डर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के साथ है, ठीक है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के साथ। तो मोस्ट रिएक्टिव, ऊपर के सारे एलिमेंट ये मेटल्स जो है मोस्ट रिएक्टिव है, नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव, और ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है वो बता रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना वो कुछ इस प्रकार से है। अभी जैसे सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, ये सारे फिर धीरे धीरे लेस रिएक्टिव होते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो सिल्वर और गोल्ड है वो लेस रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव में पोटेशियम सोडियम हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए इनको किरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जा रहा है, ठीक है। किरोसिन में डुबा के रखा जा रहा है और एयर के कांटेक्ट में नहीं आने दिया जा रहा है, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में नहीं आने दिया जा रहा है। एयर के कांटेक्ट में जैसे आएंगे सोडियम पोटेशियम वे रिएक्ट कर जाते हैं, बर्न होने लगते हैं, हाईली रिएक्टिव है। और सिल्वर और जो हमारे गोल्ड है वो लेस रिएक्टिव होता है, हाईली यूज्ड होते हैं किसमें? नेकलेस में, ऑर्नामेंटल मटेरियल्स में हाईली यूज्ड होते हैं, बिकॉज they maintain their properties, they maintain their shine, beautiness लॉन्ग टाइम के लिए वो अपने मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट है।
अब हमने देख लिया रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि ये कुछ रिएक्शंस फिर से दिए हुए हैं, इसको देख लें। और रिएक्शंस विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, उसके बेसिस पे रिएक्शंस हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैकेंट सेल्स। अब हम वैलेंसीज की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, वैलेंसीज की तरफ। तो कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो है ना वो हाईली रिएक्टिव कब है, जब उसके पास ज़्यादा वैकेंट सेल्स हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में ज़्यादा वैकेंट सेल्स हैं। एटम ऑफ मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस सेल्स टू फॉर्म कैटायन पॉजिटिव आयंस, ठीक है। जो मेटल्स के एटम्स, मेटल्स के हैं ना, मेटल्स के जो एटम्स हैं, ठीक है, वो लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस सेल से और फॉर्म करते हैं पॉजिटिव आयंस, ठीक है, कैटायन फॉर्म कैटायन पॉजिटिव आयंस, जो कि कैटायन पॉजिटिव आयंस। अब एटम ऑफ नॉन मेटल्स के हैं, वो गेन करते हैं, वो गेन कर रहे हैं। क्या गेन कर रहे हैं? दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के एटम्स लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, मेटल्स के एटम लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वाइल एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल टू फॉर्म अनायन, मीन्स नेगेटिव आयंस को फॉर्म करते हैं। उसी प्रकार अपोजिटली चार्ज्ड आयंस attract each other and are held by a strong electrostatic force of attraction forming ionic compound। जो चार्ज्ड आयंस होते हैं ना, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो हेल्ड होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। अब हम देखते हैं कि MgCl2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें कैटायन और अनायन के मदद से बताया गया, ठीक है, देखिए। तो मैग्नीशियम के पास 2 8 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब देखिए जो 2 है ना, आउटर सेल्स में 8 हो सकते हैं, अब 2 है तो ये लूज करेगा और अपने वैलेंसीज को अटेन करेगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश कर रहा है। अब जो क्लोरीन है MgCl2, तो क्लोरीन है उसके पास 7 है, तो ये 7 को लूज करने से बेहतर एक को लेना पसंद करेगा, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें से एक इसके पास चला जाएगा, ठीक है। ऐसे देख लें इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिर MgCl2 जो बन रहा था ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, ठीक है। कैन बी बीटन इनटू शीट्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। और मोर एनर्जी, जब हाई है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स, इस मीन्स कि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। आयनिक कंपाउंड्स सॉल्यूबल्स होते हैं वाटर में और इनसॉल्यूबल हैं केरोसिन और पेट्रोल में। आयनिक कंपाउंड्स सॉल्यूबल हैं वाटर में और इनसॉल्यूबल हैं केरोसिन और पेट्रोल में। आयनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशंस, मतलब आयनिक कंपाउंड्स जब सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे या मोल्टेन स्टेट में, ठीक है, तो वो कंडक्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं कर पाते, ठीक है। और इन बोथ केसेस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब वो सॉल्यूशंस में होते हैं तो फ्री आयंस फॉर्म होते हैं और जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल्स हमारे आसपास कैसे पाए जाते हैं। तो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स
अब हम देखते हैं कि मिनरल्स क्या है। मिनरल्स एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स ऑकरिंग नेचुरली आर मिनरल्स। जो कंपाउंड्स के एलिमेंट है ना, जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, उसी को मिनरल्स कहते हैं। अब ओर्स क्या है? ओर्स जो है, ओर्स ऐसे मिनरल्स हैं, ठीक है, ओर्स ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे मेटल को निकाला जा सकता है, वो भी प्रॉफिटेबली। मीन्स मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be extracted profitably is called ore। इसकी एग्जांपल है सल्फाइड, आयरन ओर और कार्बोनेट ओर। तो प्रॉफिट के साथ जब हम किसी मिनरल्स से मेटल को निकाल लेते हैं तो उसको ओर कहते हैं। मीन्स ऐसा ना हो कि मेटल निकालने के चलते, ठीक है, हमारा प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही मिनरल्स को ओर कहा जाता है जिससे हम मेटल को निकाल सकते हैं और प्रॉफिट भी हमारा हो, ठीक है, नुकसान नहीं होना चाहिए उसमें। मेटल्स एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज के लास्ट में था, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, ये जनरली जो है फ्री स्टेट में ऑकर करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है ना वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, एयर वाटर कुछ के साथ उतना रिएक्शन ही नहीं है इनका बॉटम में रिएक्टिविटी सीरीज के साथ सीरीज में। बट कॉपर और जो सिल्वर है ऑल्सो ओकर्स इन सल्फाइड एंड ऑक्साइड्स और, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि कॉपर और सिल्वर भी तो है लेकिन सल्फाइड और ऑक्साइड और में पाए जाते हैं वो, ठीक है। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ऐसे मेटल्स जिनका रिएक्टिविटी मीडियम है, मतलब बीच में है वो रिएक्टिविटी सीरीज में, वो ऑकर्स जनरली करते हैं अपने ऑक्साइड्स के साथ फॉर्म में और सल्फाइड ऑफ कार्बोनेट्स, ठीक है, कार्बोनेट्स और सल्फाइड के साथ पाए जाते हैं, ठीक है। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, वो जनरली कंबाइंड स्टेट में फॉर्म होते हैं, पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं गैंग क्या है, ठीक है। तो गैंग आर ओर्स, गैंग्स आर इम्प्योरिटीज, मीन्स इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल, सैंड एक्सेट्रा हैं जो कि ओर के साथ पाए जाते हैं। जैसे ओर क्या है, तो वो जो है वो मतलब मिनरल, और ऐसे मिनरल्स हैं जिससे मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार गैंग जो है, ठीक है, गैंग वही मिनरल्स में जो इम्प्योरिटीज़ पाए जा रहे हैं उसी को, जैसे सॉइल है, सैंड है, ये सारे जो हैं गैंग के फॉर्म में हैं। तो गैंग को रिमूव किया जाता है और से, क्योंकि हमको तो मतलब जो बेस्ट क्वालिटी का मेटल है उसको सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है, बाकी तो हमको इम्प्योरिटीज़ को हटाना पड़ेगा। तो मेटलर्जी, मेटलर्जी जो है वो जनरली इन्वॉल्व होता है स्टेप वाइज प्रोसेस पूरा इन्वॉल्व करता है अपने आप में, जिससे मेटल को उसके ओर से निकाला जा सके, ठीक है। हमको ओर नहीं चाहिए, हमको चाहिए मेटल। गैंग को भी हटाना है, गैंग्स आर इम्प्योरिटीज दैट आर प्रेजेंट इन ओर, ठीक है, इम्प्योरिटीज है। तो हमें प्रोसेस है मेटलर्जी का, जिससे मेटलर्जी का पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही मेटल को हम ओर से अलग कर सकते हैं। जैसे पहला है प्रोसेस की इनरिचमेंट करना होगा ओर का, फिर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इनरिच्ड ओर, उसके बाद रिफाइनिंग है इम्प्योर मेटल्स, इम्प्योर मेटल्स को रिफाइन करना होगा ताकि प्योर मेटल्स में कन्वर्ट किया जा सके। तो इसका पूरा पूरा प्रोसेस है। तो अब देखते हैं कि पहला कि एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वैसे मेटल्स को जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे हैं, ठीक है। बाय हीटिंग द ओर इन एयर एट हाई टेम्परेचर, बाय हीटिंग द ओर इन एयर एट हाई टेम्परेचर, वैसे मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे में है, ठीक है, उनको डायरेक्ट एयर में हीट किया जा सकता है, हीट किया जा रहा है जाता है, और उसके द्वारा जैसे मरकरी फ्रॉम सिनेबार, मरकरी का जो ओर है उसको सिनेबार कहते हैं, और मरकरी को सिनेबार से अलग करने के लिए, ठीक है, हीट कर दे रहे हैं तो वो
मरकरी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। सिनेबार को जब हम ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं, ठीक है, बर्न नहीं कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। मरकरी को जब हम नहीं सिनेबार को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, हीट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, मरकरी ऑक्साइड प्लस SO2 गैस। अब जो मरकरी ऑक्साइड हमको मिला है उसको फिर से गर्म करेंगे तो मरकरी हो जाएगा, और ऑक्साइड जो है O2 जो है ऑक्सीजन गैस वो अलग हो जाएगा, वो निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कॉपर सल्फाइड उसके ओर से निकालते हैं, तो वो भी 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले O2 के साथ, ठीक है, तो कॉपर सल्फाइड को पहले रिएक्ट करेंगे O2 के साथ और फिर हीट देंगे, तो जो कॉपर सल्फाइड है वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कॉपर ऑक्साइड को फिर से कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर हमको मिल जाएगा प्लस सल्फर गैस निकल जाएगा उससे, ठीक है। अब हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं मेटल्स को, जो कि मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। मेटल्स आर easier to obtain from oxide ores, thus sulfide and carbonate ores are converted into oxides। ऐसे मेटल्स जो कि हमारे मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका, जैसे वो सल्फाइड और कार्बोनेट ओर के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम पहले उनको कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड्स ओर में, मीन्स ऐसे ओर्स जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उससे मेटल्स को ईजिली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो मेटल्स और आर हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर, रोस्टिंग कहते हैं जिसे। प्रोसेस रोस्टिंग क्या है, द प्रोसेस इन विच मेटल ओर्स को हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तब मेटल ओर को हीट किया जाता है, तो उसको रोस्टिंग कहते हैं। ये प्रोसेस है इसलिए क्योंकि सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स जो है उसको कन्वर्ट किया जा सके मेटल ऑक्साइड्स में, मेटल ओर के ऑक्साइड्स में, ठीक है। तो जैसे जिंक सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर का, तो हमको जिंक ऑक्साइड मिल गया। उसी प्रकार, ठीक है, पहला रोस्टिंग हो गया। अब जब हम मेटल ओर को हीट करेंगे स्ट्रांगली इन लिमिटेड और नो सप्लाई ऑफ एयर, जब मेटल ओर को हम एयर के प्रेजेंट में हीट कर रहे थे तो उसको रोस्टिंग कह रहे थे। उसी प्रकार जब हम मेटल ओर को स्ट्रांगली हीट करेंगे लिमिटेड या ऑक्सीजन का ना बिल्कुल ना सप्लाई के अंदर, तो उसको कैल्सिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन समझ आ रहा है। रोस्टिंग मीन्स व्हेन मेटल ओर्स आर हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन मीन्स व्हेन मेटल ओर्स आर हीटेड इन लिमिटेड और नो सप्लाई ऑफ एयर। अब जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे हम ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जिंक कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमको जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस मिल रहा है, ठीक है। अब रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, अब रिड्यूस करेंगे हम मेटल ऑक्साइड्स को, ठीक है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था। रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका रिडक्शन। तो यूजिंग कोक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस्ड और हाइड्रोजन का एडिशन होता था, तो इसमें हम हाइड्रोजन का एडिशन नहीं देखेंगे, ऑक्सीजन का सिर्फ रिमूव करना, हटाना है, ठीक है। तो रिडक्शन करने के प्रोसेस हैं, जैसे हमने मेटल ऑक्साइड से अब हमको ऑक्सीजन को हटाना है, मीन्स जो ऑक्साइड का है ना, मेटल में जो ऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्साइड को अब हटा देना है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस है यूजिंग कोक का यूज़ के थ्रू हम जो है इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो जब हम जिंक ऑक्साइड्स को कोक के प्रेजेंट में हीट करते हैं तो हमको जिंक प्लस CO कार्बन
कार्बन ऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है। तो जिंक हमको अलग हो गया, प्योर मेटल हमको मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार से यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे हमने क्या देखा था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लोअर रिएक्टिविटी मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते, उसके मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल हम देखते हैं जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, को जब हम एल्युमिनियम में के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमको मैग्नीशियम मिल जाएगा और एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन चला जाएगा और प्लस में हीट इवॉल्व होता है। उसी प्रकार आयरन ऑक्साइड को हम जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो आयरन अलग हो जाएगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आयरन जो है लेस रिएक्टिव है और एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिविटी है तो ऑक्सीजन जो है एल्युमिनियम के साथ शिफ्ट कर जाता है एल्युमिनियम के साथ, तो डिस्प्लेस हो जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार इन द अबव रिएक्शन मोल्टेन आयरन इज फॉर्म्ड एंड इट इज यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स, दिस इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन था ना, ये जो अभाव हम अभी रिएक्शन देखा ना, ऊपर वाला रिएक्शन, ये जो है ये रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या है कि मोल्टेन आयरन फॉर्म्ड होता है और इसको यूज़ किया जाता है क्या, ज्वाइन करने में रेलवे ट्रैक्स को। जब रेलवे ट्रैक्स टूट जाते हैं तो उसको जोड़ने में यूज़ किया जाता है। अब हमने समझ लिया है कि मेटल्स को जो मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज़ हैं उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि वैसे मेटल्स जो कि टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज़ में हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या है। तो जो मेटल्स टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज़ में होते हैं दे हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन कार्बन। अब जो मेटल्स सबसे ऊपर वाले मतलब रिएक्टिविटी सीरीज़ के सबसे ऊपर में होते हैं ना, वो मोर एफिनिटी मतलब उनका ज़्यादा अट्रैक्शन ऑक्सीजन की तरफ होता है कार्बन के तुलना में, ठीक है। उनको ऑब्टेन करने के लिए हमको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। सोडियम जो है ऑब्टेन्ड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स मोल्टेन क्लोराइड NaCl। सोडियम को हम सोडियम क्लोराइड से एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइज करके, ठीक है, जिसमें Na+ और Cl- हमको मिल जाता है। एंड जिसमें है कि इलेक्ट्रिसिटी पास्ड होता है सॉल्यूशंस मेटल के सॉल्यूशन में। तो मेटल्स जो है वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पास और नॉन मेटल एनोड के पास, ठीक है। मेटल जैसे सोडियम जो है वो कैथोड के पास पॉजिटिव चार्ज के साथ वहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहा है, नॉन मेटल एनोड के पास Cl जो है वो नॉन मेटल है क्लोरीन, उसको एनोड के पास वो डिपॉजिट हो जा रहा है, ठीक है। अब कैथोड के पास Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के वो Na बना देगा, एनोड के पास Cl- है Cl2 वो भी बन जाएगा, ठीक है। अब रिफाइनिंग, मेटल्स का रिफाइनिंग कैसे हम रिफाइन करते हैं मेटल्स को, तो इम्प्योरिटीज़ को हटाना। जैसे जो इम्प्योरिटीज़ मेटल्स हमने पाया है, ठीक है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होगा तो उसको हटाने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का उपयोग करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो मेटल्स को रिफाइन करने का प्रोसेस क्या है कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज़ करते हैं ताकि प्योर मेटल्स को ऑब्टेन किया जा सके फ्रॉम इट्स इम्प्योरिटीज़। नाउ कॉपर इज ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम कॉपर को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। फॉलोइंग आर द प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। अब एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर क्या क्या मेथड होता है ताकि हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो एनोड के पास स्लैब डाल रहे हैं हम एक इम्प्योर कॉपर का, कैथोड के पास स्लैब है प्योर कॉपर का। हमने एनोड और कैथोड प्योर कॉपर का बनाया है, एनोड इम्प्योर कॉपर का बनाया है। सॉल्यूशंस में क्या है, जो सॉल्यूशन है उसमें हम कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट है सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है और उसी में हमने एनोड जो कि इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है और कैथोड जो कि प्योर कॉपर का बना हुआ है उसको डीप किया हुआ है, ठीक है, उसमें डाला हुआ है। अब ये पूरा जो है ना ये
पूरा सेटअप है, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। एनोड हमारा इम्प्योर कॉपर है और कैथोड प्योर कॉपर है, ठीक है। फ्रॉम एनोड कॉपर्स आयंस आर रिलीज्ड, कॉपर एनोड, एनोड जो है ना जो कि इम्प्योर है, उससे कॉपर्स के आयन रिलीज हो जा रहे हैं सॉल्यूशंस में, और उतने ही आयन, उतने ही आयन इक्विवेलेंट आयन, आयरन जो अमाउंट है कॉपर आयन के, वो डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड के पास जब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज़ जो है जैसे सिल्वर और गोल्ड जो है वो डिपॉजिट हो रहा है बॉटम में, ठीक है, और जिसको एनोड मड कहा जा रहा है इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है। अब कोरोजन क्या है, अब हम देखते हैं कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन जिसको हम जंग लगना कहते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। तो metals are attacked by substances in surrounding like moistures and acids, मेटल्स अटैक्ड हो जाते हैं किसके द्वारा, मॉइस्चर्स और एसिड्स, एसिड्स और जो मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, उससे जो है मेटल्स को हार्म होता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे सिल्वर है, सिल्वर जब एयर के प्रेजेंट में आता है ना, एयर में जो सल्फर है उसके साथ रिएक्ट करेगा और सिल्वर सल्फाइड बना देता है, ठीक है, और सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर का कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ग्रीन कोट अपने ऊपर, कॉपर कार्बोनेट का ग्रीन कोटिंग अपने ऊपर, उसके ऊपर हो जाता है कॉपर के ऊपर, ठीक है। आयरन जो है वो तो देखा ही होगा आपने, ब्राउन फ्लास्क की सब्सटेंस जिसको रस्ट कहते हैं, वो हो जाता है उसके ऊपर, तो वो भी एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंट में ही होता है। अब कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम उसमें पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग और क्रोम प्लेटिंग, आयोनाइडिंग और अलॉय भी बना लेते हैं, दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके उसका नया रूप तैयार कर लेते हैं जिससे उसका रस्टिंग ना हो। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि स्टील और आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जिंक जो है वो प्रीफरेबली मतलब जिंक जो है वो धीरे धीरे ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसके चलते जो है जिंक ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर लेता है, वो अब रिएक्ट नहीं करेगा और आयरन को प्रोटेक्ट कर लेता है अंदर से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एलॉय क्या होते हैं। एलॉयज, तो एलॉयज मिक्सचर्स हैं किसके, मेटल्स विथ मेटल्स और नॉन मेटल्स। एलॉय है मिक्सचर, मतलब एक पार्टिकुलर रेशियो में जब हम दो मेटल या एक मेटल ऑक्साइड मेटल नॉन मेटल को जब हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और सिंगल एलिमेंट बना लेते हैं सिंगल, ठीक है, तो उसको एलॉय कहते हैं, ठीक है। अब एलॉय जो है वो यूज़फुल है वेरियस पर्पसेस में, जैसे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन जब हम आयरन में मिक्स कर देंगे तो वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। कार्बन को जब आयरन में मिक्स कर देंगे कुछ अमाउंट उसका, तो आयरन जो है ना उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। उसी प्रकार स्टेनलेस स्टील को ऑब्टेन करने के लिए हमें आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स करना होता है, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील डजंट रस्ट, मीन्स आयरन जब निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स करके हम स्टेनलेस स्टील, हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। स्टेनलेस स्टील जो है पहला तो हार्ड होता है, मीन्स उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया, दूसरा वो रस्ट नहीं होता है। उसी प्रकार मरकरी इज एडेड, मरकरी जो है अदर मेटल्स के साथ मिल करके एमालगम बनाता है। ब्रास, ब्रास जो है वो अलॉय है किसका, कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टीन का अलॉय है, ठीक है। ब्रास और ब्रॉन्ज जो है उनका मेल्टिंग और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी जो है वो लोअर होता है देन देयर प्योर मेटल, ठीक है। अब सोल्डर क्या है, सोल्डर्स एलॉय ऑफ लीड और टीन है जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और यूज़ होते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स।
जो सोल्डर होते हैं जिसको हम वायर को वेल्डिंग करने में यूज़ करते हैं ना, वो लीड और टीन के बने हुए होते हैं, एलॉय है, वो दोनों का एलॉय है, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग में, इलेक्ट्रिकल वायर्स का वेल्डिंग में, ठीक है। अब ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको चाहें तो कर लें, ठीक है, कर लें, एक बार देख लें ज़रूर, और आंसर इसी नोट से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एनसीईआरटी भी रेफ़र कर सकते हैं। हालांकि ये नोट जो है ना सफिशियंट है, आपके लिए सफिशियंट है, और बहुत ही क्रिस्प और इजी तरीके से इसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन है 10 तक, और बाकी फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन है, और 3 मार्क्स क्वेश्चन 5। ये सारे आप एक बार देख लें, ठीक है, और इसके आंसर्स भी कुछ दिए हुए थे। ठीक है, देन बाय, थैंक यू।